जात पात का विनाश। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भाषण। जात पात तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के लिए तैयार किया गया भाषण, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका। पार्ट 3, समाजवाद बनाम सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। अब मैं थोड़ी चर्चा समाजवादियों की भी करना चाहता हूँ। क्या समाजवादी लोग सामाजिक व्यवस्था से पैदा हुई कई समस्याओं को नज़रअंदाज कर सकते हैं? भारत के समाजवादी यूरोप के अपने साथियों का अनुसरण करते हुए भारत की सामाजिक असलियत को ध्यान में रखकर इतिहास की आर्थिक व्याख्या लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मान्यता है कि व्यक्ति एक आर्थिक प्राणी है, उसके काम और इच्छाएं आर्थिक तत्वों से बंधी हुई है और सत्ता यानी शक्ति का एकमात्र साधन केवल जायदाद, प्रॉपर्टी ही है। इसलिए वे बार बार कहते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक सुधार बहुत बड़ा भ्रम और धोखा है और संपत्ति की बराबरी करने वाला आर्थिक सुधार दूसरे हर प्रकार के सुधारों से पहले होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इस बात से संतुष्ट हो सकता है कि आर्थिक उद्देश्य केवल वे उद्देश्य नहीं हो सकते जिनसे व्यक्ति कार्यशील होता है। मानव समाज का कोई भी विद्यार्थी यह नहीं मान सकता कि आर्थिक ताकत, इकोनॉमिक पावर ही एकमात्र ताकत है। सच्चाई यह है कि व्यक्ति का सामाजिक स्तर, सोशल स्टेटस भी अक्सर ताकत का आधार बनता है, क्योंकि सामाजिक दर्जे के आधार पर ही महापुरुषों ने सामान्य लोगों पर ही अपनी सत्ता कायम की है। यदि ऐसा नहीं होता तो भारत में दौलत वाले अमीर लोग भी साधु और फकीरों के अनुयायी नहीं बनते, जिन्हें धन से कोई मतलब नहीं रहता है। क्यों भारत में लाखों गरीब लोग अपनी मामूली कीमत के साधारण गहने को बेचकर बनारस या मक्का की यात्रा करते हैं? भारत का इतिहास इस बात की मिसाल पेश करता है कि धर्म सत्ता का स्रोत यानी ताकत का साधन रहा है, जहां साधु संतों व पुरोहितों का आम लोगों पर हमेशा दबदबा व प्रभुत्व रहा है। कई बार तो यह एक मैजिस्ट्रेट से अधिक होता है। भारत में हर एक बात, यहाँ तक कि हड़तालें व चुनाव भी बहुत आसानी से धार्मिक स्वरूप में मोड़ दिए जाते हैं और बहुत आसानी से धार्मिक रंग दे देते हैं। किसी व्यक्ति पर धर्म की ताकत का उदाहरण रोम के सामान्य लोगों के मामले में दिया जा सकता है। वहाँ के प्लेबियन लोगों ने लोकतंत्र के तहत सर्वोच्च कार्यकारिणी में अपने हिस्से के लिए संघर्ष किया और अपने एक प्लेबियन लोगों की असेंबली, कॉमिटिया सेंचुरियाटा काउंसिल को नियुक्त करवाया, जिसका चलन एक अलग निर्वाचन संस्था द्वारा किया गया, जो कि रोम के मूल निवासियों की अलग सत्ता थी। उन्होंने अपना अलग प्रतिनिधि इसलिए चाहा क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि प्रशासन चलाने में विशिष्ट लोगों के पेट्रिशियन काउंसिल के प्रतिनिधि उनके साथ भेदभाव बरतते हैं। इससे उन्हें बहुत बड़ा लाभ हुआ, क्योंकि रोम के लोकतांत्रिक संविधान में एक प्रतिनिधि को दूसरे प्रतिनिधि के काम को विटा करने का अधिकार है। लेकिन क्या हकीकत में उन्हें अधिकार मिला? जवाब है नहीं। रोम के प्लेबियन कभी भी अपना ऐसा प्लेबियन प्रतिनिधि नहीं ढूंढ सके जो एक शक्तिशाली व्यक्ति हो और जो एक विशिष्ट प्रतिनिधि से स्वतंत्र रूप से काम कर सके। सामान्य तौर पर सामान्य जनता को अपने लिए काफी मजबूत प्रतिनिधि मिलना चाहिए था, क्योंकि उसका चुनाव सामान्य लोगों की अलग से तय निर्वाचन सूची द्वारा होता था। सवाल यह है कि वे अपना एक मजबूत प्रतिनिधि क्यों नहीं चुन सके जो उनका प्रतिनिधि होता। इसका उत्तर इस सच्चाई में है कि धर्म किसी व्यक्ति के दिमाग पर किस तरह शासन करता है। पूरे रोमन साम्राज्य में यह स्वीकृत प्रथा थी कि कोई भी सरकारी अधिकारी तब तक अपने ऑफिस का काम शुरू नहीं कर सकता था जब तक कि कोई पुरोहित या धर्मगुरु यह नहीं कह देता था कि वह डेल्फा देवी को स्वीकार है। देवी के मंदिर का मुख्य पुजारी विशिष्ट वर्ग का होता था। वे सब पेट्रिशियन लोग ही थे। इसलिए जब भी सामान्य वर्ग से कोई ऐसा प्रतिनिधि चुना जाता था तो विशिष्ट वर्ग का सख्त विरोधी होता था। यह, जैसा कि भारत में प्रचलित शब्दों के अनुसार, सांप्रदायिक, कम्युनल होता था। या डेल्फा देवी का अवतार विशिष्ट वर्ग के बेहिचक ये घोषणा कर देता था कि वह देवी को मंजूर नहीं है। इस प्रकार रोम के मूल प्लेबियन लोगों को धोखे से अपने अधिकारों से वंचित रखा गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लेबियन लोगों ने भी अपने आप को धोखा दिया जाने की आज्ञा इसलिए दी, यानी स्वयं के साथ धोखाधड़ी होने दी, क्योंकि विशिष्ट वर्ग के पेट्रिशियन लोगों की तरह उनका भी यह दृढ़ विश्वास था कि किसी सरकारी अधिकारी को अपने पद का कामकाज शुरू करने से पहले डेल्फा देवी की मंजूरी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। लोगों द्वारा सिर्फ चुना जाना ही काफी नहीं है। यदि सामान्य प्लेबियन लोगों ने यह मांग की होती कि चुनाव ही पर्याप्त है और देवी की मंजूरी जरूरी नहीं है, तो वे उस राजनीतिक अधिकार का पूरा लाभ उठा सकते थे जो उन्होंने हासिल किया था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने कोई दूसरा व्यक्ति चुनना मंजूर कर लिया जो उनके लिए कम स्वीकार्य
जबकि डेल्फा देवी के लिए अधिक स्वीकार्य व लाभदायक हो सकता था, जिसका असल में अर्थ था कि वे पैट्रिशियन लोगों के अधिक आज्ञाकारी व उनका पसंद का ज्यादा ख्याल रखा। धर्म छोड़ने के बजाय सामान्य लोग ने अपने उन भौतिक लाभों, मटेरियल गेन को भी छोड़ दिया जिनके लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया था। क्या इससे यह साबित नहीं होता कि धर्म यदि धन से अधिक शक्तिशाली नहीं है तो कम से कम उसके बराबर शक्तिशाली तो जरूर है। समाजवादी लोग यह मान लेने की गलती करते हैं कि चूंकि यूरोप के समाज के वर्तमान दौर में आर्थिक शक्ति यानी संपत्ति सत्ता का एक प्रमुख स्रोत या साधन है, इसलिए यह भारत के संदर्भ में भी सही है और गुजरे समय में यूरोप के लिए भी यही सत्य था। धर्म, सामाजिक दर्जा तथा संपत्ति यानी रिलीजन, सोशल स्टेटस एंड प्रॉपर्टी, यही सभी ताकत और सत्ता के साधन हैं जिन्हें दूसरे की आज़ादी को काबू करने के लिए कोई भी व्यक्ति अपने पास रखता है। इनमें कोई एक समय तो दूसरा दूसरे समय प्रभावकारी होता है। सच यह है कि यदि आज़ादी आदर्श है और आज़ादी का मतलब उस प्रभुत्व के विनाश है जो कोई दूसरे व्यक्ति पर कायम रखता है, तो इस पर जोर नहीं दिया जा सकता है कि आर्थिक सुधार एक ऐसा सुधार है जो अनुसरण करने योग्य है। यदि किसी समय या किसी समाज में सत्ता व शक्ति का साधन सामाजिक और धार्मिक हो तो सामाजिक और धार्मिक सुधार को एक जरूरी सुधार के रूप में स्वीकार्य किया जाना चाहिए। इस प्रकार भारत के समाजवादियों द्वारा अपनाए गए इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांतों में दोष निकालकर आलोचना की जा सकती है, लेकिन मेरी मान्यता है कि समाजवादियों का यह दावा कि संपत्ति का समानीकरण या बराबर बंटवारा ही असली सुधार है और यह अन्य सभी सुधारों से पहले होना चाहिए। फिर भी जो मैं समाजवादियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप पहले सामाजिक ढांचे में बदलाव व सुधार लाए बिना आर्थिक सुधार कर सकते हैं? ऐसा लगता है कि भारत के समाजवादियों ने इस सवाल की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं नहीं चाहता कि वे अन्याय करें। मैं एक पत्र के अंश का हवाला दे रहा हूँ जिसे एक प्रमुख समाजवादी ने कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र को लिखा था। इस पत्र में उसने लिखा था, मेरा यह विश्वास है कि हम लोग तब तक भारत में एक स्वतंत्र समाज तैयार नहीं कर सकते जब तक एक वर्ग विशेष द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण, दमन, सप्रेशन या उसके साथ दुर्व्यवहार जारी रहता है। समाजवादी आदर्शों में विश्वास रखते हुए मेरा यह पक्का विश्वास है कि समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों में आपसी व्यवहार की बराबरी होनी चाहिए। मेरा विचार है कि यह समस्या और समस्याओं का केवल एक समाजवाद ही सही हल है। इस मान्यता को पर्याप्त करना उस समझदारी के प्रति पूरी तरह से नासमझी होगी जो समाज में निहित है। यदि समाजवाद एक व्यवहारिक कार्यक्रम है और सिर्फ दूसरे का आदर्श नहीं है, तो समाजवादियों के लिए यह सवाल नहीं रह जाता है कि वे समाज में बराबरी में विश्वास करते हैं या नहीं। उसके लिए सवाल यह होता है कि क्या वह एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के साथ दुर्व्यवहार या शोषण, दमन को सामाजिक व्यवस्था का अंग मानता है या नहीं। मैं उन कारणों को स्पष्ट करना चाहूंगा जो मुझे अपनी बात पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए समाजवाद की समझ में संबंध रखते हैं। यह बात साफ है कि समाजवादियों द्वारा सोचा गया आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म, तब तक संभव नहीं है जब तक क्रांति के द्वारा सत्ता पर कब्जा नहीं कर लिया जाता। सत्ता पर यह कब्जा गरीब सर्वहारा वर्ग द्वारा किया जाना चाहिए। पहला सवाल यह पूछता हो कि भारत के गरीब मेहनतकश सर्वहारा प्रोलेटारिएट एकजुट होंगे ताकि यह क्रांति की जा सके। वह क्या कारण हो सकता है जो लोगों के इसके लिए प्रेरित करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सभी बातें यदि एक जैसी हो तो केवल एक ही बात ऐसी है जो किसी व्यक्ति को क्रांति के लिए प्रेरित कर सकती है, और वह है इस बात का एहसास कि दूसरे व्यक्ति जो इस काम में उसके साथी है उसमें बराबरी व भाईचारे, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की भावनाएं और सबसे अधिक न्याय की भावना पैदा हो। लोग संपत्ति की बराबरी करने वाली किसी भी क्रांति में तब तक शामिल नहीं होंगे जब तक उनको यह विश्वास नहीं होगा कि क्रांति सफल हो जाने के बाद उसके साथ बराबरी का व्यवहार होगा और जाति, वंश या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव व उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। मुझे आशा है कि क्रांति का नेतृत्व करने वाले एक समाजवादी का यह भरोसा दिलाना ही काफी नहीं होगा कि वह जाति पाति में विश्वास नहीं रखता। यह भरोसा दिलाना ऐसा होना चाहिए कि इससे बुनियाद और गहरी होनी चाहिए। खास तौर से वह यह है कि एक देश के सभी लोगों के बीच बराबरी और भाईचारे की भावना मानसिक स्तर पर हो। क्या यह कहा जा सकता है कि भारत का गरीब मेहनत का सर्वहारा वर्ग होते हुए भी गरीब, अमीर और गरीब के अलावा किसी अन्य भेदभाव को नहीं मानता है?
क्या कहा जा सकता है कि गरीब लोग जाति, नस्ल, वंश या ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानते? यदि यह सच है कि वे ऐसा भेदभाव नहीं मानते हैं, तो अमीरों के खिलाफ संघर्ष में ऐसे गरीब सर्वहारा लोगों से किसी भी मोर्चे पर एकता की क्या उम्मीद की जा सकती है? कोई क्रांति कैसे हो सकती है जब तक सर्वहारा एक संयुक्त मोर्चा नहीं बना सकते? केवल विचार के लिए यह मान भी लिया जाए कि संयोग से किसी चमत्कार के कारण यदि क्रांति हो भी जाए और समाजवाद सत्ता में भी आ जाए, तो क्या उन्हें भारत में उन समस्याओं से जूझना पड़ेगा जो विशेष सामाजिक व्यवस्था के कारण भारत में पहले से मौजूद है? मैं नहीं समझता कि भारत में एक समाजवादी सरकार जात पात, ऊंच नीच व अन्य रूढ़ियों व संकीर्णताओं से पैदा हुई समस्याओं पर काबू पाए बिना एक पल भी चल सकती है। यदि समाजवादी कुछ आकर्षक नारे लगाकर या कार्यक्रम बताकर संतुष्ट नहीं होना चाहते और यदि वे समाजवाद को एक ठोस व वास्तविक बनाना चाहते हैं, तो उनको यह मानना पड़ेगा कि सामाजिक सुधार ही असली सुधार है और यही समाज की बुनियाद, फंडामेंटल ज़रूरत है। और यह भी कि उनके लिए इन समस्याओं से भागने का कोई रास्ता नहीं है। भारत में पहले से मौजूद सामाजिक व्यवस्था के कारण पैदा हुई विकृतियों से समाजवादियों को निपटना ही पड़ेगा और जब तक वे ऐसा नहीं करते, तब तक वे अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते। यदि किस्मत से वे अपना लक्ष्य प्राप्त कर भी लेते हैं, तो उन्हें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इन समस्याओं से छुटकारा पाना ही पड़ेगा। मेरी दृढ़ मान्यता है कि यदि क्रांति से पहले वे ध्यान नहीं देते, तो क्रांति के बाद जाति पर ध्यान देने के लिए वे मजबूर हो जाएंगे। दूसरे, हम यूं कह सकते हैं कि आप जिस तरफ भी चाहे घूम कर देखो, जिस दिशा में भी जाओ, जाति का एक ऐसा राक्षस है जो अपने मार्ग में हमेशा खड़ा नजर आएगा। जब तक आप इस राक्षस को मौत के घाट नहीं उतार देते, तब तक आप कोई राजनीतिक या आर्थिक सुधार नहीं कर सकते हैं।